हेलो गाइस, मेरा नाम आमिर सिड है एंड वेलकम टू द टेबल टॉक शो। आज हम ज़िया अहमद ख़ान साहब से मिलने वाले हैं यहाँ पर, जो कि 50 मूवीज़, बहुत सारे एड्स और बहुत सारा थिएटर का मटेरियल लेके हमारे साथ आने वाले हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? बस फाइन, शुक्रिया। सब बढ़िया सर। जी जी। एंड आपके घर में आज हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपकी मतलब मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी थी। थैंक अभी यू तो सो हुई मच। नहीं है। तो सर, जर्नी अपना बताएं, कैसे लखनऊ में कैसे आपका मतलब एक्टिंग में कहाँ से रुझान आया और कैसे आपको लगा कि आप एक एक्टर और थिएटर में एक अच्छे एक्टर बन जाएंगे? ये ऐसा है कि बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो बचपन से होती हैं, जी वो समझ में नहीं आती हैं कि हमारे क्या शौक़ हैं। कभी लगता है कि हम हॉकी खेलेंगे, कभी लगता है हम क्रिकेट खेलेंगे, बाद में धीमे धीमे चल के मालूम होता है कि नहीं, हम तो ये थे। एक्टिंग के लिए हाँ। बने। तो शुरू में स्कूल में, कॉलेज में अपने जो बच्चों जो स्टूडेंट थे उनके साथ दोस्तों में हाजिर जवाबी है, या इस तरह की वही मोमेंट मुझे जानना है। हाँ, वो तफरीह हो रही है, जी। या कोई बात हुई, टीचर्स की नकल होती है, शुरुआत सबसे पहले वहीं से मिमिक्री, होती जी, है। जी, जी। वो जो क्लासरूम से शुरुआत होती है, जी। तो वो सब चीज़ें होती थी। तो जैसे होता था कि अभी तुम करो यार ये, मतलब तुम अच्छा करते हो तो तुम करो। और जाहिर है कि वो तब नहीं मालूम था कि हम टीचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसकी नकल करते हैं। वो तो बाद में जाके समझ में आया कि ये एक्टिंग, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना उस पे ऐड कर और देना, नकल ऐड उतारना। कर देना उसका। सही बात, वो- सही बात। तो कैसे तो मतलब शौक हाँ, और तो ये था, अंदर था और चलता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मुझे ये करना है आखिर। जी। फिर मैं जॉब में आ गया। अच्छा। तो जॉब में आने के बाद अकबर इलाहाबादी का एक शेर था, अच्छा, वो मुझे बहुत पिंच करता था। क्या शेर था, बता सकते हैं? वो बताता हूँ। होता यह था कि हमारी जो जॉब थी वो सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाना, शाम को 5 बजे घर चले आना, 10 to 5 जो। इसके अलावा कोई काम नहीं था। तो अकबर इलाहाबादी का शेर है कि हम क्या कहें अहबाब, अहबाब माने दोस्तों, जी। मित्रों, हम क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। इंटर हुए, नौकरी की, पेंशन मिली, फिर मर गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो अंदर अंदर ये लगता था कि यार क्या ये पूरी कि बस यही हाँ, जिंदगी हाँ, है, यही ऐसे ही चले जिंदगी है, जाएंगे। कोल्हू के बैल की तरह ये नौकरी करेंगे, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर पेंशन मिलेगी, फिर एक दिन मौत निकल का लेंगे। इंतजार, तो जो कुछ जनरल। होना चाहिए। तो उसी बीच में मैं सेक्रेटेरिएट में था। अच्छा। तो वहाँ मुझे एक साहब ने कहा कि थिएटर करोगे। तो मुझे मालूम भी नहीं था थिएटर क्या है। मैंने कहा हाँ करेंगे। उस वक्त मेरी उम्र रही होगी 19 साल की। अच्छा, 19 साल। तो जॉब किस उम्र में आपकी? 18 साल। 18 साल पे हुई थी। अच्छा। 18 साल। तो अब मैंने शुरुआत कर दी थिएटर उनके साथ। तो पहले वो, जाहिर है कि लखनऊ से आप हैं तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं हज़रतगंज, जो कि आदमी शाम को जाता है, जी जी। तो हमारा तरीका यह था कि हम हज़रतगंज से शाम को आते थे। अच्छा। हमारा जो ऑफिस था वो हज़रतगंज में था। तो दुनिया शाम को जा रही है, हम आ रहे हैं। और वो 19 साल की उम्र में फिर हम रिहर्सल जब शुरू हुई तो हमने देखा कि हम 40, 45, 50 के, 60 के लोगों के बीच में जाके एक कमरे के अंदर शाम को कैद हो जाते थे। लेकिन धीमे धीमे करके जब रीडिंग हुई और कुछ करने को मिला तो लगा कि यार ये तो वो सड़क पे टहलने से, हज़रतगंज में उससे शंटिंग, बेहतर हाँ चीज़ शंटिंग है। करने से सही तो अच्छा ये चल रहा है। सही। और फिर जब शो हुआ, हालांकि बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, मेरे ख्याल से 2 या 3 लाइनों का डायलॉग था मेरा, लेकिन वो खूब रिहर्सल हुई थी उसकी। तो इतना पुख्ता हो गया था कि वो रट गया था। हाँ बिल्कुल। हो गया। सही। तो शुरू में तो ये समझ में आया क्योंकि हमने खूब उसकी रिहर्सल की थी, इसलिए हो गया होगा। लेकिन बाद में फिर ये लगा कि नहीं, एक नाटक हो गया, अब कि फिर यार करना चाहिए ये। तो मज़ा अच्छा, आया उस हाँ प्रोसेस में आपको? हाँ मज़ा ये तो आया? अच्छा लगा मुझे। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे ग्रुप्स में जहाँ प्ले होते थे मैं वहाँ गया और फिर ये सिलसिला हमारा मतलब एक शुरू। शौक जैसा आया और हाँ, आप उस हाँ, प्रोसेस में मज़ा आने हाँ, लगा। फिर वो लगा कि नहीं यार ये मेरा काम यही है। अच्छा। तो मैं अपना नौकरी, हॉकी और नाटक। अच्छा, आप ये- हॉकी भी खेलते थे? हाँ, हॉकी भी खेलते थे। ओके। तो मतलब कोई हैम्पर तो नहीं होता था, जैसे जॉब में कभी प्रॉब्लम आए कि आप थिएटर कर रहे हैं तो उससे कुछ हैम्पर हो तो? नहीं देखिए, थिएटर में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमारी रिहर्सल शाम के 6 बजे के बाद होती थी। अमूमन लखनऊ में रिहर्सल पहले 6 बजे के बाद ही होती, क्योंकि ज़्यादातर जो एमेचर
थिएटर था उसमें लोग वही काम कर रहे थे जो नौकरी कर रहे होते। हाँ। क्योंकि थिएटर जो में पहले से जाहिर- स्टेबल है उसमें इतना पैसा हाँ है थिएटर नहीं। में पैसा इतना सही क्या बात। बिल्कुल ही नहीं था। अब तो शायद थोड़ा बहुत हो थोड़ा गया है, बहुत, लेकिन पहले तो बिल्कुल नहीं था। अच्छा, आप किस सन की बात कर रहे हैं? मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 82, 83, ओके, 84 ये सब ओके, थी, ओके, क्योंकि तब तो शुरुआत ये मैंने काफ़ी टाइम 81 हो से गया। की थी। सही बात। तो बस ये इस सिलसिला तरह चलता से रहा रहा। यूं ही। तो मतलब आपका जो ऑफिशियल लाइफ थी उससे नहीं वो मतलब डिस्टर्ब एक्टिंग से नहीं, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब बहुत होती सही। थी। तो मतलब अगर आपसे पूछना चाहूँ, एक नॉर्मल लड़का 18-19 साल का लखनऊ में रहता है, उसको अगर एक्टर बनना है तो वो क्या करे? सबसे पहले तो वो ये करे कि जो नाटक की किताबें हैं या फिर जो लिटरेचर और भी लिटरेचर है, ताकि बेस हाँ मजबूत हो वो जाए उन चीज़ों को पढ़े। जी जी, जैसा पॉडकास्ट से पहले हमारी आपकी बात हो रही थी, पहले प्रेमचंद के बारे पहले में बात हो पढ़ना रही थी। चाहिए। पहले आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उसको विजुलाइज नहीं डेप्थ कर नहीं सकते। आएगी, हाँ, वो बेस विजुलाइज नहीं नहीं कर आएगा। सकते। और जब वो आप देखेंगे तो फिर आपको कोई काट नहीं सकता जो आपने पढ़ा है। जी उस पढ़ने से मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा जो बेटा है वो जब थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ने शुरू किया उसने, तो मैंने लाके उसको प्रेमचंद की किताब दे दी, ताकि हाँ, पहले से ही हाँ, बेस क्लियर तो रहे। उसने वो रोज़ एक कहानी पढ़ता था, उस पर बिल्कुल उसकी रिसर्च हो जाती थी। और शाम को जब हम लौट के आते थे तो उसमें से वो क्वेश्चन बना बना के हमसे पूछता था। अच्छा, तो आपकी तो पढ़ी हुई है तो तो फिर हाँ, तो फिर भी उसी बीच गुलजार साहब के सीरियल शुरू हुआ अच्छा, जिसमें प्रेमचंद की कहानियों पे था। हाँ हाँ मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो विजुअलाइजेशन आदमी का पहला होता है पढ़ने से, हाँ। वो कितना मजबूत होता है। सही बात। तो जब वो आना शुरू हुआ तो हमने ऑफिस में देखा कि आज तो ईदगाह आएगा, और ईदगाह तो इसकी पढ़ी हुई है बहुत अच्छी तरह से। तो वो तो हमने ज़्यादा उसको, अच्छे हाँ से हमने घर पे फ़ोन किया, हमने कहा कि अभी जो स्कूल से आ जाएगा वो, तो उससे कह देना कि 3 बजे से ईदगाह आएगा, DD 1 पे आता था वो, तो वो देखेगा। ओके, वो भी बहुत एक्साइटेड था कि हाँ ईदगाह देखेंगे, जो चीज़ पढ़ रहे थे वो देखेंगे। उसके बाद जब हम शाम को हम ऑफिस से आए तो हमने सोचा था कि आज तो खूब अच्छी बात होगी, उससे हमारी ईदगाह पे बताएगा कि हमने ये देखा वो देखा। लेकिन जब हम आए तो शाम को उसने कोई बात ही नहीं की। ऐसे क्यों? हम उससे करें बेटा वो आज देखा था तुमने ईदगाह, फिर इधर उधर की बातें करें, मतलब वो उस पर जा ही नहीं रहा था कि हमने देखा था। ऐसे क्यों? तो हमने कुरेद कुरेद के पूछा कि क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तो पहला जवाब उसका था हामिद जैसा था ही नहीं। अच्छा, मतलब जो उसने प्रेमचंद को पढ़ के डायरेक्ट विजुलाइज किया था, गुलजार साहब ने जो उसमें दिखाया वो उसका टूटा। हाँ, जो उन्होंने विजुलाइज किया, जो आपके बेटे ने और विजुलाइज जो किया, इसने विजुलाइज किया, दोनों में difference था, फ़र्क आया। difference लेकिन जो फर्स्ट हैंड विजुलाइजेशन था वो उसने उसको मजबूत नहीं तोड़ना चाहा, मतलब वो उस पर बात ही नहीं करना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ से आए। वो इमेजिनेशन हाँ, ब्रेक जो उसकी थी वो वही उसको बता। उसने कह दिया कि हामिद तो ऐसा था ही नहीं, हाँ, क्योंकि हामिद की जो उसकी निगाह में जो हामिद था वो टूटा उसका। सही बात। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, गुलजार साहब ने जो बनाई थी वो सही थी? आपने देखा था? हाँ हमने देखा, देखिए वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, कास्टिंग भी दिक्कत होती है, ना, होती है चीज़ें। अपने हिसाब से हमको सारी कोई चीज़ें बच्चा नहीं अगर दिखाई पड़ रहा है कि हामिद जैसा है, लेकिन वो एक्टर नहीं है, एक्टिंग नहीं कर पाएगा, सिर्फ तो शक्ल जो सूरत चीज़ें से। हैं हमें उन्हीं के साथ चलना होता है। तो जी जी जी। बहरहाल ये अपना तो तो सबसे पहले तो ये करे कि खूब पढ़ाई करें। हाँ, बेसिक मतलब अगर किसी को बनना है एक्टर तो वो अपना बेस क्लियर करे, अपना लिटरेचर पे ध्यान दे। लिटरेचर पे ध्यान दे, उसके बाद फिर नाटक की किताबों में ध्यान दे। तलफ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और लखनऊ में खासकर अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं, आपका लखनऊ में क्या, तलफ़्फ़ुज़ आप कहीं भी जाएंगे तलफ़ुज़ तो आपको हर नहीं ज़बान में एक मिलेगा। बड़ी बात होती है अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, अगर आप लखनऊ से आप तो रिप्रेजेंट करते हैं तलफ़ुज़ represent को, करते हैं, आपसे तो ज़बान की उम्मीद की जाती है मिठास, कि आपकी ज़बान सही तो अच्छी बात, होगी। सही बात, सही बात। तो ये आपका एकेडमिक्स हो गया, मतलब लिटरेचर। उसके बाद फिर आप चाहें तो थिएटर करें, या फिर जो थिएटर के जो इस तरह के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, BNA वगैरह है, इसको आप ज्वाइन करें। हाँ, और हमने हालांकि कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। हमारा तो नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD है। NSD, हाँ। अच्छा, Natural- आप NSD से? नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा है। ओके ओके, NSD से आपने जो हाँ, उसको हमारा जो अपना NSD है वो personal- नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा है। सही सही सही। तो तो NSD से कोई आपके कोई जानने वाले ऐसा कोई? बहुत सारे लोगों के साथ काम किए हैं मैंने। वो तो म्यूचुअल रहते हैं। हाँ वो तो क्या एक्सपीरियंस रहा? जैसे आपने बड़े बैनर की भी पिक्चर करी है, जैसे रेड करी है आपने, आर्टिकल 15 करी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, शुरू में सबसे पहला जो मैंने कैमरा फेस किया, जी, तो उस ज़माने में एक सीरियल आता था उड़ान, कविता चौधरी का। अच्छा अच्छा, वो DD 1 का सीरियल था, बहुत मशहूर सीरियल था। जी 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 जी, नाम तो मैंने भी सुना। हाँ उड़ान।
और बाबा आज़मी उसमें कैमरा मैन थे अच्छा। उस वक्त। तो वहाँ से हमारी शुरुआत, मतलब कैमरे को मैंने पहली बार वहाँ से देखा और कैमरे ने मुझे देखा। कैमरे से फैंटेसाइज हुए आपके, नहीं आप तो वो जो थिएटर में था कि आप खुले हुए होते हैं पूरी तौर से, लेकिन इसमें एक कंडीशंस होती हैं कि साहब ये इतना फ्रेम है, आपका हाथ यहाँ तक इसके अंदर ही जाएगा, ये रहना जाएगा, जी। वो जाएगा। तो वो चीज़ें में समझ में आई कि एक्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपको बांधती भी हैं। हाँ। वो यहाँ पे हमको करना है, कुछ चीज़ों को रोक के रखना है। आज के दौर में ये भी चीज़ है ना कि जो थिएटर का एक्टर होता है और जो ऐसे NSD या ऐसे नॉर्मली एक्टिंग करके आ रहा है, तो उसके जैसे थिएटर पे जो एक्टिंग करता है वो बहुत लाउड होता है। आपने देखा होगा कि उनके माइक तो होते नहीं, उनको पब्लिक तक के पहुंचाना है, तो बहुत लाउड होते हैं। तो देखिए वो एक्टिंग का एक फॉर्म है। हाँ, वो थिएटर जो है वो दिक्कत तो नहीं होती है थिएटर से अगर इंसान नहीं, देखिए मेन स्ट्रीम में जा रहा है। एक्टर का इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मौके के हिसाब से बदले। हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं, जी, हमारी वॉइस, हमारी पिच सिर्फ उतनी ही है जो आप तक पहुंचे। या हमारा ये जो माइक लगा है यहाँ इतनी धीमी भी ना हो कि ये माइक ने कवर कर पाए, और इतनी तेज़ भी ना हो जो लगे कि हम आपसे चीख चीख के बात कर रहे हैं। सही बात, सही। तो एक्टर को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, चाहे वो थिएटर का हो चाहे वो नॉन थिएटर हो, कि हम जिस मीडिया में कर रहे हैं काम, वहाँ हमारी आवाज़ की पिच कितनी होनी चाहिए, ये अंदाज़ा एक्टर को होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। आज के सिनेमा में और पुराने सिनेमा में जो 80s के, जैसे आप 80s से आ रहे हैं, तो 80s में क्या फ़र्क था और आज 2024 में हम लोग हैं, तो क्या फ़र्क है सिनेमा में एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि से? हम एज एन एक्टर ही बताएंगे। हाँ, देखिए पहले ज़माने में, ज़माना से मतलब पहले के दौर की 80s वगैरह की, उस वक्त एक्टिंग की जाती थी। जी, कहा जाता था कि भाई बहुत फ्लैट जा रहा है, थोड़ा एक्टिंग कीजिए, एक्ट करिए। आज ये होता है कि एक्टिंग नहीं करनी है, नेचुरल। और आज के दौर में माना जाता है कि अच्छी एक्टिंग वही है जहाँ एक्टिंग दिखाई न पड़े, अच्छा डायरेक्शन वही है जहाँ डायरेक्शन दिखाई न पड़े, लगे कि कुछ किया नहीं जा रहा है बल्कि सब अपने आप हो रहा है। वही रिजेंबल जो कर रहे हैं, जो तो वो कहानी। पहले में और अब में ये फ़र्क है जी, कि अब लगना चाहिए कि वो अपने आप हो रहा है, ये आदमी कुछ रट के नहीं आया है या इस बात का जवाब नहीं दे रहा है, बस ये हो रहा है। हाँ, तो मतलब आज के दौर में इतना नेचुरल और इतना रियलिस्टिक पैटर्न आ गया एक्टिंग का। जी 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 जी, और पहले ये नहीं होता था, पहले ये था कि आप थोड़ा सा लाउड होते थे, होते थे। सही बात। चाहे वो थिएटर हो चाहे वो फिल्म हो, वो चाहे लगता कुछ भी था हो। कि एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, एक्टिंग करवाई जाती थी। अच्छा, पीछे तो, से। हाँ, क्योंकि हम जिस पीरियड से आ रहे थे, क्योंकि हम जाहिर है कि पारसी थिएटर था, उसके बाद धीमे धीमे करके आया, तो वो कम होते 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 अब यहाँ आ गया कि अब बिल्कुल ही नहीं करनी। जी, कि बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखें। ठीक है। अच्छा, नसीरुद्दीन शाह सर से बहुत मुतासिर हैं हम, तो आपने उनके साथ स्क्रीन शेयर करी है, तो थोड़ा सा उसका खुलासा दिए, कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ये नसीर साहब के साथ काम करना जाहिर है कि दिग्गज आदमी। मैंने जब एक्टिंग की शुरुआत की थी, थिएटर वगैरह कर रहा था, तो वो ज़माना था तब आर्ट फिल्में बहुत आती थी, और वो जाहिर है कि वो लखनऊ में 2-3 जगह थी, एक ओडियन, एक ये था अपना बसंत था, और मेफेयर, यही 2 जगह आर्ट फिल्में लगती थी। जी, तो मैं वही देखता था। तो उस वक्त नसीर साहब वगैरह टॉप पे चल रहे थे, उरूज उनकी पे हैं। शानदार स्पर्श वगैरह ये सब फिल्में थीं। जी आक्रोश थी, जी। आक्रोश कह रहे हैं, आधारशिला। अच्छा, तो उनकी एक आधारशिला फिल्म का मैं बहुत फ़ैन था, हालांकि वो बहुत कम चली। तो जब उनके साथ हमको मौका मिला तो 1.5 इश्किया में हमारे उनके अच्छा, साथ, डियर इश्क में। जी, जी 1.5 इश्किया अभिषेक चौबे की फिल्म थी। जी 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 जी, उन्होंने पहले एक इश्किया बनाई थी, उसके बाद उन्होंने 1.5 इश्किया बनाई। डियर इश्क में। तो जब उस फिल्म में हमारी कास्टिंग हुई तो हमारे शूट के एक दिन पहले रात में अभिषेक चौबे के पास हम गए थे, मुलाकात हमारी हुई। तो उन्होंने मुझसे बताया कि साहब ये एक कॉमेडी फिल्म है, जी, लेकिन तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा हमें कॉमेडी करनी है या दर्शकों को कॉमेडी लगनी चाहिए? तो उन्होंने कहा बस ठीक है, अब आप अपने आप करिएगा। अच्छा, मतलब आपका जो रोल था वो मतलब कॉमेडी रोल था? हाँ, नहीं मतलब पूरी फिल्म ही जो थी वो अच्छा, अच्छा, कॉमेडी अच्छा। थी, लेकिन वो अब वो जो एक्टिंग का फ़र्क आया वही आया कि हमको कॉमेडी करनी नहीं है। वो नेचुरल होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो लोगों को कॉमेडी लगे। लगनी चाहिए। एक बहुत अच्छी मेरठ ने बात कही है कि कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग हंसें, जिस पे ना हंसें। सही बात, बिल्कुल सही बात है।
तो वो आज के दौर में यही चल रहा है। हाँ, तो नसीर साहब के साथ हमारा ये हुआ कि यहीं लखनऊ में एक दुकान थी, उसकी बड़ा शोरूम था ज्वेलरी का, वहाँ हम बैठे हुए थे। अब चूँकि भाई लोकल एक्टर थे, नीचे इतनी भीड़ थी, नीचे बाकी सीन इनके अरशद वारसी के और नसीर साहब के शूट हो रहे थे। जी। तो मुझे लगा कि अगर हम नीचे फिर दोबारा उतर के गए तो शायद वापस भीड़ से आ नहीं नहीं आ पाएंगे, तो अपना चुपचाप वहीं बैठे हम अपनी स्क्रिप्ट देख रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि कहीं यार एक कामा फुल स्टॉप भी ना कहीं गलती हो जाए, क्योंकि ये था कि सामने कौन है। बिल्कुल सही। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अगल बगल मेरे कौन है, क्या चल रहा है। और वहाँ पे सब वो आर्ट डायरेक्शन वाले सब अपना ठोका पीटी कर रहे थे, कोई यहाँ रख रहा है, कोई वहाँ रख रहा है। इसी बीच नसीर एक आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी उन्हें बहुत तेज़ कि आप लोग प्लीज़ धीरे धीरे बोलिए, क्योंकि वो हैम्पर हो रहे हैं मतलब। हाँ ये। तो हमें लगा कि यार ये तो पहचानी हुई आवाज़ है। तो हमने देखा तो पीछे हमारे बिल्कुल बैठे हुए वो अपना अखबार पढ़ रहे थे। अच्छा। तो हमारी उनकी सलाम दुआ हुई, मैंने बताया कि मैं ये कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ ऐसी थी कि उन्होंने ये देखा कि एक आदमी बैठ के चुपचाप से अपनी स्क्रिप्ट याद कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और वहाँ वो जो शोर था, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे ये चीज़ चली होगी। उन्होंने देखा होगा कि हमको ये भी नहीं पता लगा कि कब वो आए और कब आके बैठ गए। हम इतना ज़्यादा मोह थे अपने काम में, तो उनको लगा होगा कि ये आदमी जाहिर है कि शोर से डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो उन्होंने वो काम किया कि उन लोगों को, अच्छा, आपके तरफ से उन्होंने बोल हाँ, दिया हाँ। कि तो भाई मेरी चुप हिम्मत रहो। नहीं थी, मेरी सही हिम्मत क्या बात, थी कि मैं सही। कहता भैया वो खामोश हो सीनियर, जाओ। हाँ, हाँ। बहरहाल उनके साथ जब पहला हमारी रिहर्सल हुई, जी। तो रिहर्सल में उन्होंने कहा कि आप थिएटर करते हैं। हमने जी कहा, अच्छा थिएटर करते हैं आप। अच्छा। तो मतलब ये फिल्म का जैसे आप तक के कैसे आया रोल, जैसे प्रोसेस जो था? हाँ वो मुझे नहीं मालूम था कि कास्टिंग क्या चीज़ होती है। तो यहीं पे एक दिन मालूम हुआ कि साहब ऑडिशन चल रहे हैं। जी। तो मैं भी गया ऑडिशन देने। तो ऑडिशन जाहिर है किसी दूसरे कैरेक्टर के लिए होता है, कुछ स्क्रिप्ट होती है, वो ऑडिशन स्क्रिप्ट होती है, तो वो मुझसे पढ़वाई गई। बाद में मालूम हुआ, एक दिन फ़ोन आया कि साहब आपका इसमें हो गया है और आप जो है वो फला तारीख को आपका शूट है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, उनका प्रोसेस क्या रहता है? जैसे अब सीन स्टार्ट होने वाला है तो उनकी डायलॉग की रीडिंग या फिर कैसे उनका प्रोसेस रहता है? क्योंकि देखिए मुझे ताज्जुब होता है कि एक आदमी, मतलब हम जो याद कर रहे थे, हमारा तो एक छोटा सा सीन था हमने याद किया, लेकिन एक आदमी जो सुबह से कर रहा है और 3 बजे तक वो लगातार करता ही चला आ रहा है, जी। कितना वो आदमी याद करता होगा कि उसको एक एक काम फुल स्टॉप तक याद है। अच्छा, उनको पूरी स्क्रिप्ट रटी हुई थी हाँ वो इसका मतलब कि वो रात की तैयारी होती होगी कल सुबह के लिए पहले से प्रोसेस। जी 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 जी, सही कह रहे हैं। और उसमें बल्कि वो उर्दू उस फिल्म में बहुत थी। हाँ। और बहुत ही नए नए लफ्ज़ उर्दू के उसके अंदर लाए गए थे जो बिल्कुल अजीब व गरीब लफ्ज़ थे। क्योंकि नाम से ही पता चला हाँ, डीएड इश्की है। हाँ, तो बल्कि वो एक जगह नसीर साहब जो होते हैं वो उनको ये लोग मार रहे होते हैं, उनको टिकट पकड़ाते हैं रेलवे का कि लो जाओ तुम जाओ। तो वो टिकट देखते कहते ये तो इंतज़ारी है, मतलब ये वेटिंग है। हाँ। तो ये रेलवे टिकट में वेटिंग का इंतज़ारी लफ्ज़ पहली मरतबा सुना। तो इत्तेफाक था मेरे सीन में भी एक जगह थी कि वो मुझसे कहते हैं कि वो नवाब साहब अपने पैसे जो हैं वो चड्डी में छुपा के, वो मुझसे कहते हैं आपका पखाना किधर है। तो उन्होंने कहा, अब हमको ये था कि झटके में मेरे मुंह से निकला कि मैं कहता हूँ अरे जुम्मन मियाँ वो नवाब साहब को बैतुल खला ले जाइए। अच्छा। तो रिहर्सल में निकल गया ये बैतुल खला हमसे। तो उसके बाद फिर सबको ये हुआ कि ये कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो गया, वो बहुत बड़ा उर्दू का वर्ड हाँ, है। तो अभिषेक चौक ने कहा कि यार आपने ये क्या वर्ड यूज़ किया था। अच्छा, उनको बिल्कुल तो भी नहीं पता हाँ, था तो हमने कहा नहीं, हमने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा, लखनऊ के भाई लखनऊ के आदमी हैं तो ये लफ्ज़ नहीं अच्छा लगा। उसके लिए जो सही लफ्ज़ था वो बैतुल खला, वो हमने इस्तेमाल किया। तो नसीर साहब ने कहा मैंने बहुत ज़माने बाद ये लफ्ज़ सुना है। अच्छा। तो ये हुआ कि नहीं आप यही बोलिएगा जो आपने बोला था। तो वही बैतुल खला ही आपने हाँ, बोला? बैतुल खला ही आया वो। सही सही। तो ये होता है कि कोई ये नहीं है कि साहब हमने जो स्क्रिप्ट में लिखा है ये बिल्कुल वही। हाँ, मतलब आप जो है जो चीज़ अच्छी लगी इम्प्रोवाइज कर, इम्प्रोवाइज़ की, और हमारे उनके बीच जो डायलॉग्स थे उसमें काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन भी था। और वही है सही असल चीज़ को दिखाना है, वो नेचुरलिटी वही दिखनी है चाहिए। सही होता ही है ना कि आदमी फिर दबाव में रहता है कि यार यही लिखा हुआ था, यही बोलना है, ये करना है। जब एक मरतबा आपस में रिहर्सल में खुल गए तो फिर खुल गए, तो खुल गए। सही। वो एक्टर से जब मिलता है तो वो अपने आप बहुत जल्दी उसमें खुल जाते हैं। हाँ, उसमें चीज़ यही रखनी चाहिए कि हमको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सामने हमारे कौन है। हाँ। सामने हमारे एक एक्टर है जो ये कैरेक्टर कर रहा है
और हम हैं जो हम एक कैरेक्टर है जो हम ये कैरेक्टर करें। सही। अब बात दोनों कैरेक्टर के आमने सामने की है, वो बात ना जिया अहमद खान की है ना उनकी है। ना नसीर। हाँ, बात ये दो कैरेक्टर के आमने सामने हो रही है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने भांड को रिप्रेजेंट किया है। अब वो चीज़ लखनऊ में आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि क्या होता है ये भांड? लखनऊ फिल्म क्लब ने एक फिल्म बनाई थी जो धीमे धीमे लखनऊ की जो पुरानी चीज़ें हैं उसको वो फिल्मों के ज़रिए से उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो उसी में एक कला थी लखनऊ की भांड। जी। भांड है, मिरासी हैं, ये सब इस तरह की चीज़ें थीं, तवाइफें थीं। जी, तो ये सब लोगों के मनोरंजन के ज़रिए हुआ करते थे उस ज़माने में। हाँ, थोड़ा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जैसे बताएं। भांडों का मसला ये था कि भांड जो थे वो बहुत ही हाजिर जवाब हुआ करते थे। अच्छा। और उनका ये तरीक़ा था कि एक छोटा सा उसमें भी एक स्किट थी कि एक ज़माने में लखनऊ में के शायरों में और दिल्ली के शायरों में बहुत आपस में चलती थी कौन ज़्यादा बड़ा है, लखनऊ की अच्छा। उर्दू ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ की उर्दू। दिल्ली। तो दाग देहलवी साहब लखनऊ आए थे, तो लखनऊ के भांडों की एक स्किट रखी गई उनके सामने। और भांडों ने जो एक स्किट की उसमें उन्होंने किया कि साहब एक शेर का शिकार हो रहा है हम्म। और वो एक बंदूक उठाता है, वो कहता है अबे देख क्या रहा है, लगा निशाना और दाग, अबे दाग। अपने शागिर्द से कह रहा है अबे बेवकूफ़ अंधे दाग। अब वो दाग जो है वो बंदूक को दागने की बात कर रहे हैं और दाग साहब जो है वो धीमे से उठे और खामोशी से चले गए। उनके समझ में आ गया कि ये खिंचाई मेरी हो रही है। अच्छा। तो भांडों का बहुत ही अलग था, वो इतनी सफाई से काम कह के अपनी बात कह के निकल जाते थे। तो एक तरह से मनोरंजन, एंटरटेनमेंट की हाँ, तरह वो से होता उनको था। लिया और जाता था। जो आज के ज़माने में आप सटायर जिसको कहते हैं, जी। तो वो सटायर भी होता था। ओके। वो तंज होता था, वो उस तरह का तंज होता था कि वो आदमी समझ भी जाता था और बाद में समझ में आता और था। हंसी भी आती थी। अच्छा, जैसे आजकल वेब शोज़ बन रहे हैं, हम्म, पहले तो वेब शोज़ का इतना चलन था नहीं नहीं, था, कम तो था। वेब शोज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा काम करने के ऑप्शंस बढ़ गए हैं, मतलब लोगों के पास काम ज़्यादा आ रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं? आप आगे फ्यूचर में कुछ प्लान करते हैं कि वेब शोज़ में आप कर सकते हैं, या सिर्फ फिल्म की तरफ या थिएटर की तरफ आप जाना चाहेंगे? देखिए, अब ये तो बहुत अच्छा हो गया कि पहले तो सिर्फ फिल्में हुआ करती थी और उसके बाद फिर ये टीवी शोज़ वगैरह, सीरियल्स वगैरह आए, अब ये वेब सीरीज़ आ गई। तो आज का जो हमारा जो अपना एक्टिंग, हमारी जो अपनी अप्रोच है वो रियलिस्टिक रहती है, चाहे हम थिएटर करें चाहे ये करें। तो मेरे लिए ये वेब शोज़ जो हैं वो अच्छे लगते हैं मुझे, ये वेब सीरीज़ है, क्योंकि इसमें रियलिस्टिक एक्टिंग होती है। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अश्लीलता अगर है तो उसको अगर आप माइनस कर दें तो रियलिस्टिक होती है। तो ये अच्छी चीज़ है आज के लोगों के लिए। और हाँ, सबसे मतलब बड़ी बात है कि reality- काम मिल रहे हैं लोगों सही को, बात। काम ज़्यादा मिल रहा है। जैसे पहले सिर्फ टेस्ट मैच होता था, जी। वो हमारा सही example वो हमारा थिएटर जो है वो टेस्ट मैच था। जी। बाद में ये फिल्में आ गई, वो हमारा One day। 50-50 ओवर्स का वनडे मैच हो गया। अब ये जो वेब सीरीज़ वगैरह ये आ गई हैं, ये हमारा T20 है, बिल्कुल सही, बहुत सही IPL example है ये दिया। हमारा। तो जाहिर है कि कितने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इधर उधर खेल रहे हैं, तो IPL खेल रहे हैं, तो बहुत सारे एक्टर हैं जिनको जगह नहीं मिल रही थी, अब वो उनको काम मिल रहा है, तो अच्छी IPL बात में है। I20 उसमें हाँ, खेल रहे हैं आपके। IPL में काम मिल रहा है, इधर जो है वेब सीरीज़ में काम मिल रहा है। सही सही सही। तो अब फ्यूचर क्या आप अपना देख रहे हैं कि एक्टिंग में और कैसा अप्रोच आप देखना चाह रहे हैं, कैसे आप रोल्स सोच रहे हैं कि आपके रोल्स मिले आपको? देखिए, रोल्स में हमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है अपना कैरेक्टर, वो मुझे पसंद आया आर्टिकल 15 के लिए। ओके। आपके कैरेक्टर का नाम क्या था आर्टिकल उसमें 15 में? दो लड़कियां होती हैं, जी। पासी उसकी बिरादरी की होती हैं, जिनको कि रेप करके टांग दिया जाता है, सिर्फ उनके ज़ात को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारी ये औकात है। वो उसमें डायलॉग भी था ऐसा। तो मैं उनमें से एक लड़की का फादर था। फादर बने, हाँ। वो तो वो जो कैरेक्टर था उसमें जो दर्द था और जो उसकी जो मजबूरी थी, उसमें एक बहुत प्यारा डायलॉग था कि वो कहता है कि साहब हमारी लड़की को रात भर रख के छोड़ देते तब भी ठीक था, मारा क्यों? पेड़ से टांग दिया। तो ये जो उसकी मजबूरी एक बाप की थी कि वो ये कह रहा है कि रात भर रख के छोड़ भी देते, कम से कम जिंदा तो रहती। ये मतलब इस हद तक तैयार है कि ये भी चलो भाई सह लेंगे क्योंकि हम तो ये हैं, हमारे तो सहना है।
नीची जात तो वाला। वो जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत पसंद था, मुझे नहीं, बहुत वो अच्छा आपके लगा ऊपर करके। सूट भी किया, मैंने कुछ शॉर्ट्स भी देखे थे, लेकिन तफसील से आपसे पूछना था इसलिए मैंने पूछा आपसे। और उसके अलावा मैंने अभी एक फिल्म की थी शू बॉक्स, ओके, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई। उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? वो दरअसल आज जो ये अपने सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो गए हैं, उन पर एक फिल्म थी पूरी। अच्छा इलाहाबाद में शूट हुई थी, फराज अली की थी। जी। ये मामी में भी सेलेक्ट हुई थी। अच्छा, फिल्म हाँ, फेस्टिवल। उसके जी बाद जी। न्यूयॉर्क फिल्म फेस्ट में भी बेस्ट इंडियन फिल्म थी। मायामी फिल्म फेस्टिवल में वो सेलेक्ट हुई थी। हाँ, हो चुकी उसमें हो ओके, चुकी है। that's great। तो उसमें ये है कि मेरा कैरेक्टर था एक प्रोजेक्शनिस्ट रफ़ीक भाई का। अच्छा, वो जो प्रोजेक्शन हाँ, करते हैं हाँ, तो थिएटर वो में, उस ज़माने में जब वो थिएटर उरूज पे हुआ करता था। सिंगल स्क्रीन। हाँ, और उसमें मैंने बाकायदा ट्रेनिंग की, वर्कशॉप हुई हमारी, हमने वो प्रोजेक्शन चलाना सीखा, जी। ताकि ये ना लगे कि सब एक एक्टर जो है कर रहा है, वो लगे कि सब अपने आप यहाँ रील लगाई, ये किया, यहाँ काटा, ये किया, कार्बन लगाया, पूरा ऑपरेशन। पूरा ऑपरेशन किया। उसमें मैंने जवानी का भी रोल किया, अधेड़ का भी किया और बुढ़ापे का भी किया। अच्छा, मतलब उस दौर में जब वो चल रहा था, तब से लेके आज के दौर में हम ये है कि एक मोबाइल की शॉप पे बैठे हुए मोबाइल बेच पूरा रहे हैं। लाइफ स्पैन आपका दिखाया है हाँ, उसमें। पूरा मतलब वो जो जनरे चली है वो, जी जी जी, स्टार्टिंग से आपके हाँ, कैरेक्टर को हाँ, कि दिखाया वो गया और थिएटर बंद हो गया, फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें बन गई, क्या नया नया हो गया, तो हमारा कहाँ तक, हम क्या कर रहे हैं अब। सही बात। तो थोड़ा सा किस्से कहानियाँ, जैसे आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ रोमांचित आपको करती है अभी भी, एक्टिंग से लेके या किसी भी चीज़ से लेके? देखो, रोमांच तो एक अजीब चीज़ है, excitement होती है ना। वो कहाँ मिल जाए कोई भरोसा नहीं तभी उसका। मैंने आपसे पूछा। कोई भी चीज़ अच्छी लग जाए, सड़क पे चलते हुए कभी कभी कुछ कैरेक्टर ऐसे दिख जाते हैं कि हमें तो अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल 10:30 बजे पहुंचना है, और हम टेम्पो से उतरे, हमको कोई आदमी समझ में आया, बढ़िया लग रहा है, वो कुछ न कुछ खेल तमाशा दिखा रहा है, तो कुछ नहीं तो हम भी खड़े होकर उसका तमाशा ही देखने लगे। तमाशा कम देख रहे हैं, हम उसकी एक्टिंग देख रहे हैं कि यार ये क्या प्रोजेक्शन है इसका, किस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब इसने ये अभी तक ये फंसा के रखा है मंजन की बात, ये कब लाएगा अपने मंजन बेचने की और कैसे लाएगा। तो वो छोटी छोटी चीज़ों हाँ, वो में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, तमाम हैं। बहुत से लोग होते हैं वो आम जिंदगी में बड़े अच्छे एक्टर होते हैं, हाँ, वो ऐसी बातें करते हैं कि आपको बिल्कुल सम्मोहित कर लेंगे। सही बात। मैंने कोशिश की, मैं रंगमंच में डायरेक्शन भी करता हूँ, अच्छा, तो मैंने कोशिश की। हमारे ऑफिस में एक साहब थे, वो जब बात करते तो लगता था कि यार इस आदमी को अगर थिएटर में ले आए, इससे एक्टिंग कराएं तो क्या गजब ये करेगा। तो उनका कोई अप्रोच नहीं था कि वो कभी हाँ, theatre लेकिन करे? हम लाए भी उनको, उनसे रीडिंग भी करवाई। रीडिंग में वो बिल्कुल वही हो जाते थे कि जैसे आम आदमी होता है। कैमरा फिर? कैमरा भी नहीं, मतलब अच्छा, वो सिर्फ रीडिंग में ही? हाँ, और उसके बाद फिर जब नाटक किताब हटा दी तो फिर उनके अंदर का वो एक्टर जाग जाता था। तो आम जिंदगी के एक्टर थे। सही, नेचुरल सिचुएशन तो जो हो रही है। इसलिए जो एक एक्टर है उसके लिए एक सलाह और भी है कि आप जब स्टेज पे हो तब एक्टिंग कीजिए, जब आप कैमरे के सामने हो तब एक्टिंग कीजिए। आम जिंदगी में कभी कोई एक्टिंग मत कीजिए, एक एक्टर का कैरेक्टर मत कीजिए। सही बात। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई आपने। अक्सर लोग actors- कहते हैं कि वो मालूम हुआ कि एक्टर या कैरेक्टर और कैसे हैं, बहुत वो एक बनाए रहते हैं कैरेक्टर, हाँ, उसी में ही तो रहते वो हैं। फिर आप वही होके रह जाएंगे फिर। जी। अच्छा ज़िया साहब, कोई ऐसा ह्यूमरस कैरेक्टर किया हो आपने जो मतलब दिमाग में आपके बस गया हो, या कोई ऐसी याद हो उस सीन में डेवलप हुई हो? ह्यूमरस तो नहीं, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताते हैं जी। कि एक एक्टर को एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए, उसको अपनी लिमिट्स मालूम होनी चाहिए, उस लिमिट से आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं बहुत पहले एक साहब दूरदर्शन के लिए एक पायलट शूट कर रहे थे सीरियल के लिए, तो उसमें एक कैरेक्टर था जो रेप करता है, तो वो कैरेक्टर मैं कर रहा था। तो एक दिन पहले सब बातचीत हुई, लड़की ने कहा कि ठीक है, जो कर रही थी उसने कहा हम अपने घर में पूछ के बताएंगे ये बात। अच्छा, ऐसा सीन? हाँ, जी। और उसके बाद दूसरे दिन फिर जब वो आई मीटिंग में, तो उसने ये पूछा कि मेरे फादर ने पूछा है कि ये जो रेप करने वाला कैरेक्टर है क्या ज़िया भाई करेंगे? अच्छा, तो उन्होंने कहा हाँ यही कैरेक्टर कर रहे हैं तो यही करेंगे। उसने कहा अगर ये करेंगे तो मैं करूँगी। ओके। वो पहले से क्या जानते थे आपको? हाँ, जानते अच्छा, थे, अच्छा, मतलब जाहिर है कि हम थिएटर कर रहे थे, तो वो
जानते कभी थे। इंटरेक्शन हुआ हाँ, होगा। तो कभी मैं जानता नहीं था उनको मैं, लेकिन उनको ये था कि मेरे बारे में ये था कि ये करेंगे तो ठीक। जी। तो उसके बाद जब मैं शूट पे गया, तो जब शूट शुरू हुआ तो मुझे लगा कि जो डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर थे, वो अच्छा। दोनों चीज़ थे वो, तो वो कुछ ज़्यादा चाह रहे थे वो चीज़ें। सीन को और ज़्यादा। हमने बस एक सिंबॉलिक हद तक जाने के बाद हमने कह दिया बस। अच्छा, वो सीन के बारे हाँ, में तो थोड़ा कह सा रहे नहीं बताइए। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो करिए। मैंने कहा आप डायरेक्टर होंगे अपने, अलग बात है, लेकिन हमको जो करना है हमने यहीं तक ही करना है, क्योंकि इस लड़की ने, इसके फादर ने जो हम पे भरोसा किया था, मैं उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा, चाहे भले आप हमसे ही रोल हटा दीजिए। तो ऊपर ही ऊपर से आप थोड़ा सा हाँ। सीन के बारे में बताएं। रेप सीन था वो। अच्छा, रेप सीन था। हाँ। तो आप अकेले ही थे वहाँ हाँ, पर? हम मौजूद थे बस। तो ये एक जिम्मेदारी होती है एक्टर की कि वो अपनी लिमिट्स को पहचाने, हाँ, कि सामने वाला हाँ, को एक्टर हाँ, वो परेशान ना हो, जिससे मतलब अगर फीमेल है तो उस तरह से भी आजकल के दौर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना, हाँ, कि तो इनसे एक्टिंग की आड़ में तो बहुत वो सारी आपको चीज़ें। अपने कैरेक्टर को मजबूत रखना होता है, बहुत ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है। ये गया तो सब गया आपका। खासकर इस लाइन में। हाँ, इस लाइन में। और जी। अब जैसे आपने इतने सारे शोज़, एक बार आप बता सकते हैं स्टार्टिंग से, जो पहले आपने जो है पहली बार कैमरा फेस किया, उसके बाद से जो आपकी जर्नी थी, जो जो शोज़ करे, जो जो आपने टीवी या आपने कोई पिक्चर करी, सारी चीज़ें एक बार बता सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया, सबसे पहले मैंने उड़ान किया, जी। उसके बाद एक फ़िल्म थी मोहनदास, मदर कामरान की फ़िल्म थी, वो की। उसके बाद फिर मैंने इशकज़ादे की, हबीब यशराज की। जी जी जी। फिर उसके बाद फिर मैंने एक फ़िल्म थी बाबर, वो की। और फैंटम की, कबीर खान बड़े की, नाम हैं सब। कबीर खान की फैंटम की। जी। फिर ये डेढ़ इश्किया की। उसके बाद फिर ये आर्टिकल 15 हो गई, रेड हो गई, गुलाबो सिताबों में अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया, हाँ, तो उसका भी अमिताभ अपना। सर के साथ कैसा हाँ, आपका? वो बहुत मज़ेदार वो सीन है, प्लीज़ एक बार बता वो दें। बहुत अच्छा है। उनके साथ हमारा ये था कि हमसे बताया गया कि आपका डॉक्टर का कैरेक्टर है। जी। और जब हम शूट के दिन पहुंचे तो मुझसे कहा गया था कि शूट तो शाम को 6 बजे से है, लेकिन आप 2 बजे आ जाइएगा, तो डायरेक्टर साहब आपसे बात भी करेंगे। अच्छा, वो इत्तेफाक ये था कि उस वक्त हमने फ़ौरन आर्टिकल 15 की जी। थी, उसके बाद फिर हमने बाला की। अच्छा। बाला में मैं यामी गौतम का फादर था, आयुष्मान ओके का ससुर था। ओके 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 ओके। तो 2 फिल्में हम आयुष्मान के साथ कर चुके थे, तीसरी फिर आयुष्मान के साथ थी, तो हमारी उनकी हैट्रिक होने जा रही थी अच्छा अच्छा अच्छा। लखनऊ में। तो हम जब वहाँ गए तो हमने जो स्क्रिप्ट देखी तो उसमें लिखा था डॉक्टर ऑब्लिक लायर। तो हमने अच्छा है, इसका मतलब डॉक्टर लायर 2 में सोचा था इन्होंने, अब डॉक्टर में हमको रखा है। हाँ, एक ही इंसान हो हाँ, सकता है। तो हमने कहा ठीक सही है भाई। बात। तो फिर उन्होंने बताया हमारे जो सुजीत सरकार साहब ने, जी। तो उन्होंने कहा साहब देखिए आप डॉक्टर हैं, इस टीम में आप डॉक्टर हैं जो आप करने जा रहे हैं, तो जो भी आप कीजिएगा वो देखने के बाद किसी को ये ना लगे कि आप डॉक्टर नहीं थे, अच्छा। और इस वक्त जो देख रहा है उसको ये लगे कि आप डॉक्टर हैं। और कोई चीज़ ऐसी मत छोड़िएगा जिससे ये सबूत मिले कि आप डॉक्टर ही थे। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा हमारा डायलॉग, मुझे भी नहीं समझ हाँ, में। हमने कहा हमारा डायलॉग क्या है। क्या वो जो कुछ भी आपसे पूछेंगे तो आप कुछ ऐसा जवाब देंगे जिससे कुछ कंफर्म नहीं होगा, मतलब कुछ क्या कह सकते हैं। हमने कुछ कह नहीं सकते, और क्या कहीं क्या कहा आपने? हमने कुछ कह नहीं सकते, कहाँ बस ये रखिएगा। अच्छा, कुछ तो कह जो, नहीं हाँ, सकता। जो कुछ भी पूछें उस पर आप कहिए कुछ कह नहीं सकते। तो यही डायलॉग था हमारा। और अमिताभ बच्चन हमसे 3-4 मरतबा अक्सर घुमा घुमा के पूछते हैं कि तबीयत कैसी है इनकी, या क्या बचने की उम्मीद। हमारा हर बार ये जवाब होता था कुछ कह नहीं सकते। और वो इतना पॉपुलर हुआ कि नागपुर पुलिस ने उसका मीम बनाया था। अच्छा। उसमें था कि जब कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह की कोई डीलिंग आपके साथ चल रही हो और वो आपसे आपका OTP मांगे, तो ये जस्ट से कि कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह तो मतलब हमारा शुभ सीन, हमेशा। हाँ, उन्होंने हमारा सीन लगाया था कि कुछ कह नहीं सकते। तो बच्चन साहब के साथ देखिए, कोई आदमी ऐसे ही अमिताभ बच्चन नहीं होता। मुझे याद है कि ये यहाँ पर रहे थे कचराबाग में, तो जो वरांडा था तो उसके जो पत्थर है वो टूटे टूटे, तो कहीं कहीं गिट्टियाँ भी दिख जी। रही। तो इन लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे कालीन बिछा दी थी, हम्म। क्योंकि पैर तो आएगा नहीं, जी। तो कालीन बिछा दी ताकि बच्चन साहब को दिक्कत ना हो चलने में। तो वो जैसे ही आए वो चले तो उसका कह रहे यार ये क्या बिछा दिया भाई, हटाओ हटाओ यार, इस सब से तो 5 स्टार वाली फीलिंग आ रही, हटाओ।
हाँ, उनका जो कैरेक्टर उस हाँ, मूवी में उनका था हटाओ उसके यार, हिसाब इससे 5 स्टार वाली फीलिंग आ रही है। उन्होंने उसको हटवा दिया और उस पर ज़मीन पे चले। और उसके बाद जब वो हमको पैसा देते हैं फीस कह जी, के, जी। तो जब रिहर्सल में उन्होंने जेब में हाथ डाला तो पैसे ही नहीं थे उनके पास। कह रहे अरे यार प्रोडक्शन वालों ने पैसे ही नहीं दिया, माइम कर लेते हम ना, चलिए माइम कर ले। तो आप अगर फिल्म देखेंगे तो उसमें पैसा हमको मिला ही नहीं, माइम ही हुआ हमारे उनके बीच। अच्छा। तो उन्होंने ये मुट्ठी बांध के दिया, हमने भी ऐसी मुट्ठी बांध के ले नहीं, लिया। मूवी तो मैंने देखी और काफ़ी अच्छा ही उसमें तो शूट भी। बाद में मालूम हुआ साहब हम डॉक्टर भी हैं, और फिर दूसरा एक दिन बुलाया गया हमको कि आप वकील हैं। तो हमने यार सारा डॉक्टर तो थे ही, हम ये वकील भी हैं। तो बाद में जब फिल्म आई तो मालूम हुआ कि हम वकील थे लेकिन डॉक्टर बन के जाया करते थे। अच्छा, वो पहले आपको भी नहीं क्लियर था नहीं, कि हमको भी ऐसा नहीं। है। और अगर हमको क्लियर होता तो शायद हम वो चीज़ ना कर पाते। हाँ, क्योंकि वो पहले से बिल्डअप हो जाता है। हाँ, वो देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके यहाँ पे आ गई ना। लेकिन डायरेक्टर जानते थे कि हाँ, कैसे। हाँ, तो उन्होंने हमसे काम लिया, सही। हमने किया नहीं, हाँ। उन्होंने ले लिया हमसे काम। तो फेवरेट डायरेक्टर, जैसे बात हो रही है डायरेक्टर्स की, तो फेवरेट डायरेक्टर कौन है आपके? अनुभव सिन्हा फेवरेट? और सुजीत सरकार, ये 2 लोग। सुजीत सरकार। क्योंकि डायरेक्टर वही है जो आपको पूरी छूट दे दे आराम से, और वो देख ले आपको कि आप कहाँ तक हैं, आपकी लगाम उसके हाथ में है, वो समझ रहा है कि आप कहाँ तक जाएंगे, इतना समझ ले बस, वही चाहिए। आज के दौर में जैसे अनुराग कश्यप है, ये भी इम्प्रोवाइजेशन को बहुत फ्री कर देते हैं कि एक्टर को, कि आप इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्टर बहुत फ्री हो जाता है उसमें। हाँ, वो भी हमने इनके साथ काम किया, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ करके। वरुण ग्रोवर के साथ वरुण ग्रोवर। इनकी फिल्म मैंने की है ऑल इंडिया रैंक। अच्छा तो वो इत्तेफाक से वो जब उसका ऑडिशन यहीं से कमरे में मैंने बनाया था, जी। तो हम पान खा रहे थे, तो पान खाते हुए बीवी ने कहा जल्दी से कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा चलो पान खाते ही कर लेते। पान खाते हुए हमने ऑडिशन दे दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि दिन भर जो हमने शूट किया है तो कम से कम 125 पान खाए होंगे मैंने जयपुर में, वो कोटा वही में, कैरेक्टर। कोटा में। हाँ, जी। उन्होंने कहा नहीं आपको पान ही खाना है। इमेजिन कर लिया ना आपके ऑडिशन से। फेवरेट अगर एक्टर की बात करें, नसीर साहब। और एक है जिसके साथ हम न कर पाए न कर पाएंगे, इरफान। वो मुझे कलख रह गई कि उनके साथ करना चाहिए था। कल ही मैं पान सिंह तोमर देख रहा था, तो क्या एक्टर है। अच्छा जिया सर, जैसे दौर की बात करें, आपने 80s में काम स्टार्ट किया था, अभी देखते हैं तो लखनऊ में रह के भी इंसान काम कर सकते हैं जिसको एक्टर बनना है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे आपको मुंबई जाना पड़ता था, तो उस टाइम पे आप क्यों गए नहीं मुंबई के, माइग्रेट कर जाते और काम ज़्यादा मिल जाता है यहाँ? मतलब उसकी आप देखेंगे मिकदार कम है काम मिलने का, तो काम कम मिल रहा है उस मतलब हिसाब से माइग्रेट क्यों नहीं किया मैंने? माइग्रेट क्यों नहीं किया? मतलब उसके पीछे वजह है कि हमारे पाँव में 2 जंजीरें थीं। एक तो हमारी नौकरी, कि उस वक्त हमारे एक्टिंग कैरियर नहीं था, जी, एक्टिंग हमारा शौक था। दौर कुछ और हाँ, था, जिम्मेदारी हमारे घर और हमारी नौकरी थी, तो उसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता छोड़ नहीं था। सकते थे। अच्छा, वो दौर भी ऐसा नहीं था कि आप जाइए तो काम आपको मिल ही जाए। उस ज़माने की जो आप बातें सुनेंगे तो वही होता था कि हम सब फुटपाथ पे सोते थे, सही और बात। इतने दिन भूखे रहे, इतने चप्पलें टूटी, ये हुआ। और उतने पैसे भी, फीस भी नहीं होती थी हाँ, एक्टर नहीं, के उस एक टाइम पे। सर्टेन लोग थे, वो वही फिल्मों में काम करते थे, वही आपको दिखते थे, सारे अपने अपने सबके ग्रुप थे। तो अच्छा हुआ कि नहीं गए, सही बात। अच्छा हुआ नहीं गए। लेकिन अभी भी आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी मूवीज़ करी नहीं, हैं, ये आपको तो घर पे आके मैं मिली। बताऊँ, मुझसे अक्सर लोग कहते थे, जैसे मैं करता था, अरे यार जाओ, यहाँ कहाँ पड़े, जाओ बम्बई जाओ। तो हम कहते थे यार बम्बई खुद ही यहाँ आएगा। और ये इत्तेफाक देखिए, बम्बई यहाँ क्या आया, हमारी गली में आया। सही। मैंने अपनी गली में शूट किया फिल्म। मैं जब आ रहा था काफ़ी, हाँ, मतलब एक लखनऊ फिल्म थी की वाइब। एक बाबर फिल्म थी, वो हमारे बिल्कुल गली में, तो हमारा सीन भी हमारे घर के पास ही हुआ। मतलब जितनी दूर आपके सेट से वैरायटी होती है, उससे भी कम दूर लोकेशन से हमारा घर था। बाबर मूवी की शूटिंग हुई थी, हमारे सीन जो हुए। तो यहाँ आसपास पूरा लखनऊ का फील आता है आपकी जो गलियों में, हाँ, लखनऊ की। अब तो खैर वो चीज़ें सब ख़त्म हो रही लखनऊ की सब। जी। तो अच्छा, इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं कि जो फीस है एक्टर्स की, 60 करोड़ 50 करोड़, जैसे रणबीर कपूर को मिले एनिमल के लिए 60 करोड़ रुपए, तो इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं कि इतनी फीस होनी चाहिए एक्टर्स की? ये एक्टर्स की फीस नहीं है, ये ब्रांड की फीस है, ये ब्रांड की फीस है, जिसके नाम पे ये चीज़ बिकेगी। बिकेगी। उनका कपूर साहब का नाम जा रहा है तो 50 करोड़ 60 करोड़। मोबाइल तो वो छोटा वाला भी हो सकता है, 1100 वाला भी, और मोबाइल एप्पल का भी हो सकता है। सही बात। तो जाहिर है कि एप्पल का दाम ज़्यादा है,
सही बात। और हेलो जब मैं बोलूँगा तो छोटे वाले से भी आप सुनेंगे, हेलो हमारे पास भी वही आएगा। तो फ़र्क कोई काम में नहीं है, बस ये है कि वो ब्रांड ज़्यादा है इसलिए महंगा है। अच्छा, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, जैसे लखनऊ जैसा शहर है अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और दिमाग भी इंसान का खुल रहा है, लेकिन पहले अगर किसी को एक्टर बनना होता था या इस फील्ड में जाना होता तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे ले कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस डेवलप हो और इंसान कर ले जाए वो चीज़? देखिए अब जो है वो पहले ज़माने में ये बड़ा अजीब प्रोफेशन बना था कि लड़का भाग गया, बम्बई भाग गया, हीरो बनने भाग गया। मतलब गलत हाँ, नज़र से हाँ, देखा हाँ, जाता चला था। मुरारी हीरो बनने वाला जी, पहले ये था कि जी, भाग के गया तो हीरो ही बनने जी। गया, मतलब बहुत ख़राब लड़का। जो लड़का घर से बर्बाद हो गया वो निकल गया, भाग गया, वो हीरो बनने वो जा तो रहा है। पहले ही था। लेकिन अब बाकायदा एज ए कैरियर इसको लोग ले रहे हैं। और इंडस्ट्री में तो तमाम लोग ऐसे हैं जो आपको आईआईटी किए हुए हैं, आईआईएम बिल्कुल किए सही हुए हैं, और वो सारी चीज़ें छोड़ के इस कैरियर में आए हैं। जी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत आपके हाँ। इंजीनियर थे वो। अरे मैं अनुभव सिन्हा साहब, जी, ये इंजीनियर हैं एएमयू से। जी, ये अभी हमने जिनके साथ किया वरुण ग्रोवर, जी, ये आईआईटीएन है। जी, 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 जी। तो तमाम लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। और इसके अलावा जैसे अब एक्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो थिएटर अब क्या रोल निभाता है? एक जैसे किसी को एक्टिंग करना है या एक्टर बनना है तो अब क्या वो थिएटर करके फिर वो फिल्म इंडस्ट्री में जा सकता है? देखिए थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्टिंग की सीरियसनेस बताती है। जी, किसी एक, जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते हैं जी। तो हमें रोज़ प्रैक्टिस पे जाना होगा उसके मांझती लिए। है। हाँ, रोज़ प्रैक्टिस पे जाना होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे हम उतना अच्छा सही होंगे। बात। तो एक ही आपका कैरेक्टर है, उसके कुछ आपकी लाइनें हैं। 1 महीना तक रोज़ आपको शाम को जाके उसकी रिहर्सल करनी है, उसके बाद फिर आपका शो होगा। वो डिसिप्लिन हाँ, सिखाता है और थिएटर। उसके साथ साथ आप जितने देर तक वहाँ पे बैठे होते हैं और दूसरे लोग भी एक्टिंग कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे बोले, इनको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए था, आज भी ऐसे नहीं बोल पाए। उनसे भी सीखता है हाँ, सामने वाले तो से। वो सारी चीज़ें वो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस धीमे धीमे करके लाके वो आपको खड़ा करता है। अच्छा, क्या प्रोसेस होता है? जैसे अब सपोज यहाँ पर कास्टिंग हो रही है लखनऊ में तो थिएटर को खंगाला जाता है, ऐसा होता है? देखिए लखनऊ में जो कास्टिंग होती है उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ देखी जाती है। जो बॉम्बे से जो आते हैं यहाँ पे लोग, अब उनके पास ऐसे कैरेक्टर नहीं होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। हाँ, कैरेक्टर वो होते हैं जिनका होना ना होना कोई मायने नहीं मायने नहीं रखता। रखता। तो उसमें फिर उनको सिर्फ उस तरह के लुक्स चाहिए होते हैं बस। अपीयरेंस। हाँ, वो लुक चाहिए। एक्टिंग तो वो करवा लेंगे, उनका ये मानना है कि एक्टिंग करवा लेंगे वो। अच्छा, तो मेन कैरेक्टर्स तो वो वहाँ पहले ही हाँ, चूज़ हो जाते हैं जो जूनियर आर्टिस्ट अब या ये जैसे होता है कि जैसे लखनऊ कोई टीम आ रही है तो उसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो होते हैं जो कैरेक्टर कर रहे होते हैं, उनका बाकायदा बॉम्बे से ही जो कास्टिंग एजेंसी है वो ऑडिशन लेके उनका ये तय कर देती है, हाँ ये कैरेक्टर ये करेंगे। जी, जी, और उस एक लखनऊ में ऑडिशन होता है उसका। जो लखनऊ के लोकल कास्ट हाँ, करते हैं। जो तो वो जो होता है वो 1-2 वाले जी, होते हैं। फिर उसके बाद फिर एक क्राउड का आता है वो। तो लखनऊ में भी बस अब इस तो तरह से इसको चल रहा थोड़ा है। सा आप बताइए, मेन स्ट्रीम में जाने के लिए क्या करें? अब सपोज किसी को जाना है, वो थिएटर कर रहा है, मेन स्ट्रीम में जाने के लिए वो क्या करे? ऑडिशन देता हाँ, रहे, ऑडिशन दे, ऑनलाइन ऑडिशन देता ऑनलाइन रहे? ऑडिशन दे, बेहतरीन चीज़ वो है। आपका ऑडिशन कभी रहेगा नहीं होता, ये नेकी कर दरिया में क्या डाल वाली। प्रोसेस होता है ऑनलाइन ऑडिशन का? अब तो कास्टिंग एजेंसीज ने ऑनलाइन बाकायदा वो भरवा लेते हैं। अभी यशराज ने भी अपना एक बना रखा है कि आप अपना पोर्टफोलियो डालिए उनके उसके ऊपर वेबसाइट पे? हाँ, अच्छा। वो अगर आपकी ज़रूरत कहीं मिलती है उनको तो वो आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, आप अपना ऑडिशन करके उनको घर पे भेज दिए। कास्टिंग बे वाले भी ये करते हैं, कास्टिंग भी, हाँ, इनका भी मैंने नाम सुना है। एमसीसी भी ये करती है, जी, जी, और जी, भी बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज हैं। अच्छा। अच्छा, कोई ऐसा सीन जिसमें आप मतलब सीन में इतना ज़्यादा चले गए हों जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हों, वो कैरेक्टर आपके अंदर रह गया हो सीन होने के बाद भी, ऐसा कुछ कोई सीन आपने किया या ऐसा कोई? आर्टिकल 15 का था। वही जो आपने बताया आर्टिकल 15 का। आर्टिकल 15 में एक ऐसा सीन था जिसमें वाकई अंदर से रो रहे थे। वो दर्द उसमें बाप का हाँ, आपने फील उसमें कर लिया। 2 लड़कियों की लाश होती है वहाँ जी। लगी।
वो ठेले पे लेके, रिक्शे वाले ठेले पे लेके हम आ रहे होते हैं, तो वो वाकई बहुत ही इमोशनल सीन था। वो वाकई में वो ऐसा था कि वो सीन ख़त्म होने के बाद भी बहुत देर तक हम ये सोचते थे कि यार ये क्या चीज़ हो गई, सही बात। ये दिन आ गए, कोई लेकिन ऐसा भी कर सकता है। इंडिया में है सच में ऐसा होता है कि नीची ज़ात पे ऐसे मामले हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे गांव के आप रिमोट इलाकों में चले जाएं तो ऐसे हो जाते हैं, वहीं कहीं आपने कनेक्ट किया होगा, ये असलियत हाँ, में भी ऐसा वो होता तो है। ज़ाहिर है वो डायरेक्टर ने जो सीन सोचा था वो तमाम होता है। लोग साइकिल पर रख के ले आते हैं, लोगों को लाश गाड़ी नहीं मिलती, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, किस किस तरह से मजबूरी होती है। हाँ, और वो दफनाने के लिए लेके जा रहा है तो ठेलिया वाली है, ठेलिया पे लेके चला जा रहा है, एक बाप चला रहा है, दूसरा धक्का दे रहा है, 2 लोग में। अच्छा, आपके हिसाब से पिक्चर या मूवीज़ जो रिजेंबल करती है आज के दौर को, वो सही करती है क्या? बहुत मतलब ज़रूरी है मूवीज़ बनना, आर्ट मूवीज़ बनना, पिक्चर्स बनना, जिससे आपका समाज का एक रिजेंबल दिखे जनता को, होना चाहिए। जिससे पता चले हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, फिल्मों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं साहब फिल्में लोगों को बिगाड़ देती हैं। अब पुरानी फिल्में आप देखेंगे तो हमेशा जो नाट्य शास्त्र का जो तरीका है जी। कि हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, और वो हमेशा एक मैसेज के साथ ख़त्म होती थी। एक अच्छी मैसेज, असत्य पे सत्य की विजय। विजयी होती थी। वो विलन जो होता था, जो ख़राब आदमी होता था, उसका वो बर्बाद होता था, और अच्छा आदमी जो होता था वो ठीक होता था। तो ये जो एक चीज़ थी वो पहले, अच्छा वो कहानी होती थी, कहानी का तरीका ये होता है कि एक जगह से शुरू होती है, एक जगह पे जाके ख़त्म होती है। लेकिन आज जो है वो चीज़ों को दिखाया जाता है कि ये हो रहा है, सच्चाई, ये हुआ था नहीं, हाँ। ये हो रहा है। कभी कभी हीरो भी विलन हो जाता है और विलन भी हीरो हो जाता है। काफ़ी इंसान की चीज़ें ज़िंदगी में तमाम चीज़ें आती हैं, हम ही हैं, सही। 10 तरह के रोल करते रहते तो हैं। असली सिनेमा आपकी नज़र में यही होना चाहिए जो सच्चाई ही दिखाए। हाँ, बिल्कुल यही होना ही चाहिए, यही सिनेमा है मेरे ख्याल से। बाकी तो सिर्फ तमाम चीज़ें, आप जादू का कार्यक्रम जाके देख लीजिए, कुछ देख लीजिए। एंटरटेनमेंट के लिए तो हाँ, कुछ भी देख सकते हैं। सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। शुक्रिया। लखनऊ के हम भी हैं, लखनऊ के आप भी हैं, लेकिन आपसे जो मुझे नॉलेज मिली, जो समझ मिली, जिस तरह से आप देखते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छा लगा हमको। शुक्रिया भाई। तो कैसा लगा आपको ये शो? और अपने विचार और सारी चीज़ें बता सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए द टेबल टॉक शो को, और ऐसे ही आगे हम आते रहेंगे और सिनेमा से रिलेटेड लोगों को लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।